रहता है कि वो एनीमिक है, उसको खून नहीं है, फिर उसको रेफर किया जाता है और फिर उसका परिणाम आप सभी को पता है कि क्या होता है आगे जाके, है ना। रेफर बोले तो फिर क्या होता है, यहाँ से लेके जाओ सिविल से लेके जाओ दुनिया में जाने के बाद फिर कोई बिलिंग नहीं देता। ये सारी चीज़ें अपने को अगर रोकथाम करनी है तो उसकी 4 चेकअप होना जरूरी। हर मंगल के दिन अपने नागरिक आरोग्य केंद्र के ऊपर गरोदर माता की तपासनी रहती, वहाँ पे सारी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, पूरी उनकी खून की जांच होती है, डॉक्टर्स है वो तपासनी करते और उसको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है तो ये सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। तो ये अपने को देखना है और आपकी तरफ से ये हम लोगों को सहायता चाहिए कि उसका पूरा 4 चेकअप होना जरूरी है। उसके बाद उसकी डिलीवरी का वक्त आता है, आप सभी को पता है अपने मालेगांव में होम डिलीवरी का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। पहले तो 2 साल 4 साल पहले इससे ज़्यादा था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रयत्न करके हम लोग उसको कम करने की कोशिश करें। उसमें भी हम लोग कम कर रहे हैं क्योंकि जनता सुनती नहीं है। एक चीज़ भी है कि दाई है अपने यहाँ पे बहुत सारे प्रमाण में उसके यहाँ पे, और वो दाई जो है वो अनट्रेंड दाई है ना, जिसका ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर उसको डिलीवरी कैसा करना है, क्या करना है, डिलीवरी के लिए क्या क्या लगता है, ये चीज़ों का पूरा नॉलेज ना होने की वजह से क्या होता है, एक तो माँ को तकलीफ होती है, माँ का इंतकाल होता है, नहीं तो बच्चे का इंतकाल होता है। और अपनी जो मालेगांव की परिस्थिति है वो गरीब परिस्थिति होने के कारण वो क्या करते हैं कि प्राइवेट में जाने का उनको ये नहीं रहता है। सरकारी में कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि कुछ लोग नहीं आते हैं या कुछ चीज़ों में देर से पेशेंट आने के बाद उसको रेफर किया जाता है। ये चीज़ होने की वजह से उनको नहीं सुविधा मिलती है, तो वो जाके दाई के पास डिलीवरी करती और वहीं पे सब प्रॉब्लम होता है। एक तो उसको ज़्यादातर से उसको बाई को ब्लीडिंग होता है, बच्चे का सही तरह से पालन ये डिलीवरी नहीं होने की वजह से। एक फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक पिछले महीने का एक उदाहरण दूंगी कि एक साइना सेंटर है अपना, वहाँ पे एक दाई है, उन्होंने डिलीवरी की, ट्विंस की डिलीवरी। देखो आप लोग सोचिए कि दाई कितना डेयरिंग भी करती है। ट्विंस डिलीवरी, पेशेंट को रेफर किया गया हॉस्पिटल में और हायर सेंटर पे, लेकिन वो पेशेंट भी नहीं माना, उसने जाके दाई के पास डिलीवरी करा और वो दोनों बच्चे का इंतकाल। सोचिए 9 महीना पेट में पालने के बाद वो माँ के ऊपर क्या बीती होगी, दोनों बच्चे उसके गुजर गए। तो ये चीज़ें लोगों पब्लिक को भी नहीं समझती है। तो ये कहीं ना कहीं अपने को उस पर फोकस करना है कि डिलीवरी घर पे करने के बाद क्या क्या इश्यू आते हैं। एक तो बच्चा नहीं देता है, मालेगांव में बहुत सारा प्रमाण, बाल मृत्यु का प्रमाण आप सभी को पता है ही, तो वो कम करने के लिए उसका हॉस्पिटल डिलीवरी जरूरी है। उसके बाद बच्चा होने के बाद उसका लसीकरण, तो बच्चा होने के बाद उसको डिलीवरी अगर हॉस्पिटल में हो जाती है तो उसको हेपेटाइटिस का इंजेक्शन मिल जाता है, उसके बाद 24 घंटे में जो देना रहता है वो मिल जाता है, बीसीजी का टीका, पोलियो का टीका, ये सारी चीज़ें उसी वक्त मिल जाती है। और विटामिन के जो हर हॉस्पिटल में मिलता है, घर पे डिलीवरी होने के बाद वो विटामिन के का टीका भी नहीं मिलता है उनको, तो वो मिलना जरूरी है। उसके बाद 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, 3.5 महीने वो टीका, पहला ही टीका लगाने के लिए लोग तो आते हैं, लेकिन उसको 5 बीमारी का इंजेक्शन होने की वजह से क्या होता है, उसको बुखार आता है, थोड़ी सी गांठ आती है, उसकी वजह से अपने यहाँ पर रेफ्रिजरेंट्स तैयार हो जाते हैं। और वही रेफ्रिजरेंट्स को पैक करने के लिए हम लोगों को आपकी मदद चाहिए। आपके माध्यम से अगर ये सारी चीज़ें पेपर में आती है कि ठीक है, लसीकरण करवाने के बाद बिल्कुल बुखार आता है, गांठ आती है, बच्चों को थोड़ा सा रोना आता है, अपने यहाँ पे लू वर्कर्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, रात में सोए रहते, दिन में सोए रहते, तो रात में काम करते, घर के अब्बा, उसके पिताजी लोग तो सोए रहते, और उसकी वजह से माँ क्या बोलती, मेरे बच्चे को अगर टीका दिया, वो उसको बुखार आया वो रोता है, गांठ आई वो रोता है बच्चा, वो टालने के लिए, मतलब उस पिताजी की नींद पूरी होने के लिए, जाहिर सी बात है उसकी उनकी वो आमदनी है, वो उसको वो जो है उसका इलाज ये करेंगे, लेकिन उस ट्रीटमेंट के लिए कितना पैसा लगता है, ये अगर उनको आपकी तरफ से समझाना हुआ, समझो डिप्थीरिया हुआ, डिप्थीरिया गले में जाला होता है, उसके लिए फिर अपने को यहाँ से दुलिया जाना पड़ता है, नासिक जाना पड़ता है, कुछ चीज़ें अपने यहाँ हो जाती है। तो ऐसी बीमारी को टालने के लिए इलाज से बेहतर एहतियात है। एहतियात में क्या है कि टीकाकरण करवाना जरूरी। हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि टीकाकरण करने के बाद 100%, मतलब अभी मीजल का एग्जाम्पल लो, 9 महीने का जो खसरे का टीका लगता है, मीजल तो होता है लेकिन उसकी जो सिवियरिटी रहती है वो कम हो जाती है और बच्चों को तकलीफ कम होती है।
और आगे जाके जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले वो कम होते हैं। ये टालने के लिए वो टीकाकरण वक्त पे होना ज़रूरी है। 1.5 साल तक टीकाकरण पूरा करवाना है। उसमें आगे आप लोगों को पीपीटी में सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कब क्या लगता है, कौन सी बीमारी के लिए लगता है, ये सारी चीज़ें आपको भी बताई जाएंगी। ये सब बोलने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। लेकिन आपकी जो बात है, अभी अपने मालेगांव में जितने भी पेपर्स हैं वो सारे लोग पढ़ते हैं, और आपके पेपर के माध्यम से ये चीज़ गई, सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ गई, तो बिल्कुल मालेगांव का लसीकरण का प्रमाण जो है आज जो 55% है वो 100% पोस्ट में बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आपने ये जो पॉजिटिव मैसेज है वो अगर पब्लिक के लिए डालें तो इंशाल्लाह अपना मालेगांव फुल्ली इम्यूनाइज का परसेंटेज 100% हो जाएगा, और इसमें अपने ही बच्चे सेफ हो जाएंगे। अपने मालेगांव से बहुत सारी बीमारी हट जाएगी और अपना मालेगांव सेफ हो जाएगा। इसलिए मेरी कॉर्पोरेशन की तरफ से आप सभी को गुजारिश है कि बिल्कुल इसके लिए हम लोगों को सहायता करिए। अपने साथ में यूनिसेफ है, तो यूनिसेफ, कॉर्पोरेशन और आप ऐसा मिलकर करेंगे तो निश्चित मालेगांव का प्रमाण जो है लसीकरण का बढ़ जाएगा। इतना कह के मैं खत्म करती हूँ। थैंक यू। और मैं सभी को कल के लिए शुभेच्छा देना चाहती हूँ। अपना जो बकरीद है और फिर अपना आषाढ़ी एकादशी, दोनों कल अपन सब लोग एक साथ मनाने वाले हैं उसके लिए। और उसी के साथ आगे जो बच्चों का लसीकरण है उसके बारे में आज का ये टॉपिक है। तो सबसे पहला जो है यहाँ बताना चाहेंगे कि लसीकरण की वजह से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये फोटोज हैं बड़ी चेचक, स्मॉल पॉक्स जो इरेडिकेट हो चुका है। हम लोग सब किसी ने ये बीमारी देखी नहीं है, सिर्फ जो तब जिनको हुआ उनमें से कुछ लोग जो बचे हैं उनके चेहरे पर जो उसके निशान है वो हम शायद जो बड़े लोग हैं यहाँ पर उन्होंने ही देखा होगा। और जो बड़ा वैक्सीन अपने हाथ पर गोंदवाया जाता था, हम लोगों ने अपने माँ बाप के हाथों पर देखा होगा। अपने एज से भी अपन देखे नहीं है, तो वो वैक्सीनेशन भी अभी बंद हो गया है। तो ये बड़ी चेचक जिसमें मौतें बहुत होती थी और ये फास्ट स्प्रेड होता था, और लोग अगर बच जाते थे, एक तो वो अंधे हो जाते थे या फिर चेहरा पूरा उनका बदरूप हुआ रहता था। तो ऐसी ये बड़ी चेचक पर हमने उसको इरेडिकेट किया। तो वो जो है किस वजह से हम कर चुके, तो इसका आंसर आता है कि लसीकरण की वजह से। तो तब जो है ये सब डरावनी एक बीमारी थी और सब लोग डर गए थे, और इसी की वजह है कि हम सभी लोगों ने उसका लसीकरण किया और अपने दुनिया में से ये बीमारी जो है उसकी पूरी खात्मा जो है वो हो गया है। तो इससे हमें ये एक प्रूफ है कि लसीकरण कितना इम्पोर्टेंट है और हम एक बीमारी को पूरा इरेडिकेट कर सकते हैं। उसी का अभी एक मॉडर्न उदाहरण अभी अपन जो देख रहे हैं या काम कर रहे हैं वो आता है पोलियो। तो पोलियो में भी आपको पता है कि 1992 से पल्स पोलियो का प्रोग्राम 1995 से जो पल्स पोलियो का प्रोग्राम शुरू हुआ, तो उसमें अभी हम देखेंगे कि मालेगांव में 2010 में जो 4 केसेस आए हैं उसके बाद में एक भी केस नहीं है। तो ये भी एक बड़ा मिसाल है, यानी जहाँ पर पूरे अपने भारत में एक साल में 1 लाख पोलियो के केसेस होते थे, वहाँ पर 2011 के बाद में एक भी केस नहीं है। और पूरी दुनिया में से अपन पोलियो की निशानी यानी मिटाने को जा रहे हैं, लेकिन जो 2 देश है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वहाँ पर केसेस रहने की वजह से अपने को वर्ल्ड सर्टिफिकेट नहीं मिला है अभी तक। तो ये एक मिसाल है कि लसीकरण की वजह से अपन क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं उसके लिए। तो सेहत की हिफाजत में टीकों की जो भूमिका रहती है उसके बारे में है यहाँ पर कि अपने शरीर में ऑलरेडी एक ताकत रहती है, कुदरती ताकत रहती है जो बीमारी को दूर रखती है, या बीमारी से लड़ने की जो ताकत जिसे अपन कुव्वते मुदाफियत कहते हैं, ये अपने अंदर ऑलरेडी वो रहती ही है बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए। लेकिन कभी कभी ये
जो ताकत है वो कम होने लगती है। एक तो अपनी सेहत की वजह से, अपने खान पान की वजह से या अपने लाइफस्टाइल की वजह से ये चीज़ें कम होने लग जाती है और इसकी वजह से अपने को वो वापस हासिल करना पड़ता है। और जो ये लसीकरण का जो रहता है ताकत, वो जो है स्पेसिफिक उसी बीमारी के लिए काम करता है। ये जनरल इम्यूनिटी नहीं रहती है, ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी रहती है। तो यहाँ पर एक अगर हम मिसाल देना चाहते हैं तो मैं हमेशा हमारे जो टीम्स है उनको यही बात बताती हूँ कि जैसे कि जो सेना लड़ने के लिए जाती है बॉर्डर पर, वो भी अपने जैसे ही इंसान है, अपन भी इंसान है, लेकिन वो लोग जा सकते हैं और अपन नहीं जा सकते हैं वहाँ पर लड़ने के लिए। तो ये क्यों होता है ऐसे? क्योंकि उनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग है, उनके पास अलग अलग किस्म के हथियार दिए हैं, उनके पास उसका प्लानिंग है, सब चीज़ें हैं। अपने जैसे ही इंसान, लेकिन उनको एक अलग तरीके से उनको बनाया गया है। उसी तरह की सेना अपने अंदर भी रहती है, सभी सेल्स के जैसे ही रहती है, लेकिन उनमें एक अलग ताकत रहती है कि वो बीमारी से लड़ सके। और जब हम लसीकरण लेते हैं या वैक्सीन लेते हैं, तभी जिस बीमारी के लिए है उसी किस्म के जो सेल्स है वहाँ पर डेवलप होते हैं और वो एक रूप बता देते हैं कि अपने अंदर वो बीमारी आई है, लेकिन वो बीमारी होती नहीं है, दिखती नहीं है, लेकिन उससे लड़ने की जो ताकत है उसके सेल्स अपने शरीर में डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से अपने जो लस है वो काम करते हैं अपने शरीर से और बीमारी को दूर रखते हैं। आगे के स्लाइड में हम देखेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं, जन्म लिए हुए बच्चे और माँ जो है वो ये जो है बच्चा, ये वल्नरेबल ग्रुप है, यानी इनमें बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनका अभी अभी जन्म हुआ है, वो पूरा डेवलप नहीं है, उनके अंदर जो है एक कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी तरह से बनी हुई नहीं है। तो ये 10 बीमारियां कौन से हैं नेक्स्ट, कि जिससे हम लसीकरण करवा के इन 10 बीमारियों से हम मुकाबला कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो है टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, और ये डिप्थीरिया का मतलब है जाला, जो अपन अपने आम लोगों में हम लोग कहते हैं, और काली खांसी पर्टुसिस, टेटानस यानी धनुर्वात, मीजल्स यानी समवा या फिर गोवर, हेपेटाइटिस बी यानी जो काविड़ होता है, खून का काविड़ जिसे हम कहते हैं, रूबेला, ये भी एक किस्म का संवाही है लेकिन थोड़ा अलग है, निमोनिया जो 2 इससे होता है, क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया से, उसका है, और फिर डायरिया। अपने को मालूम है मालेगांव में ये सब चीज़ें जो है बहुत इसमें जो पहला वाला टीबी है वो अपने मालेगांव में ज़्यादातर उसके पेशेंट्स है, और टीबी डिपार्टमेंट भी जो है अपना बहुत अच्छा मालेगांव का काम करता है, हमेशा वो स्टेट रैंकिंग में रहता है, अपना डिपार्टमेंट उसमें अच्छा काम कर रहा है। और उसके साथ में जो डायरिया के केसेस आपको पता है ये भी बहुत ज़्यादा है। पहले अपने को फ्लोर बेड्स, बच्चों को नीचे सुलाना, ये सब चीज़ें होती है, लेकिन जब से रोटा वायरस का वैक्सीन निकला है, जो पिलाने वाला वैक्सीन है, आप लोग देखेंगे कि मालेगांव में जो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास भी फ्लोर बेड्स होते थे और अपने हॉस्पिटल्स में भी होते थे, छोटे बच्चों का डायरिया का प्रमाण बहुत कम हो गया है, जो रोटा वायरस की वजह से होता है उसके लिए। तो इस तरह से अभी ऊपर जो लिखा गया है ये अपना भारत का रेट है, यानी 1000 अगर जन्म होते हैं, लाइव जन्म, तो उसमें से 33 बच्चों की मौतें जो है जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों की हो जाती है। और ये रेट बाकी देशों का अगर आप देखेंगे कि सऊदी अरब का 7 है, पाकिस्तान का 65, बांग्लादेश का 29 और चीन का 7 है। तो अगर हम देखेंगे हमारे देश का जो है बांग्लादेश से भी ज़्यादा है, यानी यहाँ पर मौतें और ज़्यादा होती है। और ये सब जो 10 बीमारियाँ बताई गई है, ये सभी 10 बीमारियों को अपन वैक्सीनेशन की वजह से रोक पाएंगे, तो शायद हम भी सऊदी अरब और चीन के साथ तक पहुँच पाएंगे कि 1000 बच्चों में शायद सिर्फ 7 मौतें हो। तो ये है टीबी का पेशेंट, ये कैसा दिखता है पूरा, यानी उसका मांस कम हो जाता है और एकदम सिर्फ उसका जो स्केलेटन है उतना ही रह जाता है। तो ये सिर्फ जो है फेफड़े को ही असर करता है ऐसा नहीं है, ये दिमाग का टीबी भी उससे हो सकता है, यानी दिमाग पर जो है उसका
सूजन आ जाती है और उसकी वजह से झटके आना, दिमाग कमज़ोर होना और बच्चा लूला हो जाना, ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट जो बीमारी 2 नंबर की है वो पोलियो की है। अपने को पता है इसमें पूरा हाथ पाँव पूरा लूले हो जाते हैं और ये सिर्फ हाथ पाँव को ही असर करते हैं ऐसा नहीं है, ये अपने छाती को अगर असर कर सकते हैं, मेंदू यानी दिमाग को भी असर कर सकते हैं। उसके आगे कहाँ है, ये डिप्थीरिया का पेशेंट है और देखिए ये केसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। आप आगे की स्लाइड अगर देखेंगे, ये अपने मालेगांव का केस है और रिसेंट केस है, यानी इसके बाद भी ये केस के बाद भी जो है मदनी नगर यानी निजामपुरा मदनी नगर एरिया का, वहाँ पर भी एक केस हुआ है। तो ये जो है अपने को मालूम होना चाहिए कि अपने को लगता है किसी पुराने ज़माने के केसेस के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये केसेस मालेगांव में भी है। आगे नेक्स्ट पर्पसेस, ये काली खांसी का केस है। तो इसमें आप देखेंगे कि खांसी इतनी आती है कि एक खांस होने के बाद दूसरी खांसी आने के बीच में उसको वक्त ही नहीं मिलता है कि वो अच्छी तरह से सांस ले। तो उसकी एक वीडियो है अपने पास कि काली खांसी कैसे यानी उसका रहता है। बोल के जो आवाज आ रहा था उसको ही वूप कहते हैं और यही वो वूपिंग कॉफ है जो यानी कितना तकलीफ देने वाला रहता है। इससे जान भी जाती है क्योंकि 2 खांसियों के बीच में सांस लेने के लिए वक्त नहीं मिल पाता है। और वैसे ही जो डिप्थीरिया या जाला के जो फोटोज मैंने बताए थे, आप देखेंगे कि दोनों टॉन्सिल के बीच में वो एक जाला बन जाता है और बच्चे को सांस लेने के लिए चांस नहीं मिलता है वहाँ पर भी। फिर जो ट्रेकियोस्टमी वगैरह बोलते हैं यानी गले में सुराख करके ऑक्सीजन की नली डालने का वक्त उसमें आ जाता है और इसको हिंदी में गला घोटू कहते हैं, यानी गला दबाने के बराबर की बीमारी। और ये है टेटेनस। टेटेनस यानी धनुर्वात। इसमें जो है आकड़ी आ जाती है, पूरा सख्त हो जाता है बदन और वो बच्चा जो है बीच में से यानी पीठ पर से वो उसकी कमान हो जाती है, उल्टा से कमान हो जाता है उसका, तो इसीलिए इसको धनुर्वात का नाम दिया गया है। उसके आगे